हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जो भी हम फोटोज अपने मोबाइल फोन में सेव करते हैं गूगल फोटोज, ये गूगल फोटोज आखिर फोटोज ऐड कहां होती है, सेव कहां होती है? या फिर जो भी हम अब जीपीएस सिस्टम यूज करते हैं तो हमारी हर लोकेशन का पता किसको रहता है और हमारी लोकेशंस कहां पे सेव होती हैं? या फिर जो भी हमने अमेज़न पे या फिर किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पे शॉपिंग की है, उसकी सारी डिटेल्स कहां स्टोर होती है? जी हां, ये सारा डेटा स्टोर होता है उस पर्टिकुलर कंपनी के पास जो कि इंडिया में नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे गूगल फोटो की अगर हम बात करें तो गूगल अगर यूएस की कंपनी है तो अपने सारा डेटा को गूगल अपने डेटाबेस में हार्ड ड्राइव्स में सेव करती है जो कि हमारी इंडियन बाउंड्रीज से बाहर है, उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में, उदाहरण के तौर पे यूएसए। ऐसे ही अमेज़न से अगर हम कोई चीज शॉपिंग करते हैं तो हमने किस टाइम पे क्या चीज खरीदी, कितनी खरीदी, क्या उसका प्राइस था, ये सारा डेटा स्टोर होता है यूएस के अंदर में। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जिसके थ्रू हम अपने शॉपिंग करते हैं या फिर डील करते हैं, वहीं पे सोशल मीडिया वेबसाइट्स का अगर एग्जांपल देखें, ऑर्कुट हो गया, फेसबुक हो गया, हमारे व्हाट्सएप हो गया, ये सारा डेटा हमारी दूसरी जो कंपनीज होती हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं उनके पास, उनके हार्ड ड्राइव्स में स्टोर होता है, जो डेफिनेटली हमारी नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी और हमारी सॉवरेनिटी को एक बहुत बड़ा चैलेंज देता है। देखा गया है कि पास्ट में इस तरह की कंपनीज ने कई बार डेटा को लीक किया है और जिसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर में इकोनॉमिक क्राइसिस भी आए हैं। तो जो भी डेटा इंडिया में जनरेट हुआ उसकी लगभग, अगर हम 2025 एंड तक अगर हम डेटा की वैल्यू देखें तो लगभग 11.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जनरेट की जा सकती है। जी हां, इस डेटा की इतनी ज्यादा वैल्यू है कि कोई भी कंट्री इससे रातों रात बहुत ज्यादा अमीर हो सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, गूगल से कुछ टाइम पहले यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था और वहां की जो जुडिशियल कोर्ट है उन्होंने पूछा था कि आपके पास किसी कस्टमर के कौन कौन से डेटा हो सकते हैं। तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि अगर कोई कंपनी का जो फोन है आपके पास, लेकिन अगर आपके पास गूगल का अगर सपोज कीजिए सब्सक्रिप्शन है या गूगल आपने उसमें डाउनलोड किया हुआ है या जो आपके पर्सनल यूज के लिए है, वो गूगल आपके मोबाइल फोन के ऑफ होने के बाद भी आपको ट्रैक कर सकता है। जो भी बातें हम आज कर रहे हैं, चाहे आसपास हमारे अगर मोबाइल फोन्स हैं या फिर कोई इस तरह के डिवाइसेस हैं, वो सारी बातें सुनी जा रही हैं और वो सारी बातें सुन के उसको फिल्टर लगा के कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स निकाल के वो कंपनीज को दे दिए जाते हैं ताकि उनसे एक फीडबैक मिले और एक डेटा मिले जिससे पता चले कि आज कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। उदाहरण के तौर पे फेसबुक पे जितने भी मैगी से रिलेटेड या चॉकलेट से रिलेटेड या फिर टूरिज्म से रिलेटेड जो भी टॉपिक से रिलेटेड डेटा वहां पे अवेलेबल है, उसको पर्टिकुलर कंपनीज गूगल से खरीद लेती हैं और उन सब लोगों के सामने एक एड के सामने एड के फॉर्म में उनको एक रिप्रेजेंट करती हैं, अपनी मार्केट करती हैं। डेफिनेटली ये सारी चीजें हैं। जो भी इंडिया का डेटा आउट ऑफ इंडिया जा चुका है, बॉर्डर इनफ्लो कम हुआ है, बॉर्डर आउटफ्लो ज्यादा हुआ है, उसी को हम बोलते हैं डेटा कोलोनाइजेशन। दूसरी कंट्रीज, दूसरी कंपनीज जो कि इंडिया की कंपनी नहीं है, फॉरेन कंपनीज हमारे डेटा को एक कॉलोनी की तरह कंसीडर करती है, जैसा कभी पास्ट में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक कॉलोनी कंसीडर किया था। बिल्कुल वैसे ही फॉर्म में हमारे डेटा को कोलोनाइज किया गया है और वो इस टर्म को देती है डेटा कोलोनाइजेशन। वहीं पे इंडियन गवर्नमेंट अब पूरी एफर्ट डाल रही है कि किसी भी तरीके से ये जो डेटा आउटफ्लो हो चुका है इसको इनफ्लो किया जाए, यानी टू ब्रिंग दिस डेटा बैक इन द इंडियन बॉर्डर्स। इंडियन बॉर्डर, इंडियन बाउंड्री के अंदर में हमारी सॉवरेनिटी, नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हमें इस डेटा को वापस से इंडिया में लाना पड़ेगा। इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रही है। रिसेंटली मुकेश अंबानी की कंपनी के काफी सारे ऑफिसर्स, खुद मुकेश अंबानी भी हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं और काफी ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन हुए हैं कि किस तरीके से इस डेटा को वापस लाया जाए और एक नया सेक्टर जनरेट किया जाए इंडिया के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा और हमारी जो प्रिवेसी है वो भी हिंडर नहीं होगी, वो भी हमारी अफेक्ट नहीं होगी। अगर हम इसी डेटा को बाहर की कंपनी से और बाहर की कंट्रीज से वापस से इंडिया में लेकर आते हैं, इसी चीज को बोलते हैं हम डेटा लोकलाइजेशन। यानी
इंडियन गवर्नमेंट डेटा लोकलाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहा है, वहीं पे दूसरी कंट्रीज डेटा कोलोनाइजेशन के ऊपर फोकस कर रही है। और रिसर्च के अकॉर्डिंगली लगभग 11.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जनरेट की जा सकती है बाय द एंड ऑफ 2025। आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, डेटा कोलोनाइजेशन एंड डेटा लोकलाइजेशन। क्या क्या इंपैक्ट पड़ते हैं इसके हमारे ऊपर, और इंडिया में कौन कौन से लॉ लेकर आए हैं जो हम इन चीजों से फाइट कर सकते हैं। आइए इस चीज को आज डिटेल में समझते हैं, डेटा कोलोनाइजेशन एंड डेटा लोकलाइजेशन। आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, चहल एकेडमी लाए हैं दिवाली के इस शुभ अवसर पर 50% डिस्काउंट ऑफर, जिसमें हमारी जो ऑनलाइन कोर्सेज की फीस है 99,999 से जस्ट 49,999 कर दी गई है, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर की फीस है 24,999 से जस्ट 19,999 कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक को क्लिक करके आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं डेटा लोकलाइजेशन एंड कोलोनाइजेशन की, इसको समझने की कोशिश करते हैं। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब है स्टोरिंग क्रिटिकल एज वेल एज नॉन क्रिटिकल डेटा विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, यानी जो भी डेटा हम शॉपिंग वेबसाइट से क्रिएट कर रहे हैं, जो भी बैंकिंग स्पेस में क्रिएट हो रहा है, जो भी सोशल मीडिया में क्रिएट हो रहा है, सारा डेटा जो भी डिजिटली क्रिएट हो रहा है हमारे इंटरनेट के ऊपर, वो सब डेटा का जो राइट है वो इंडियंस के पास होना चाहिए, इंडियन सिटीजन्स के पास होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास उसके सॉवरेन राइट्स होने चाहिए, ताकि अपनी इंडियन सिटीजन्स की प्राइवेसी को मेंटेन कर सकें, प्लस में सॉवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी को भी प्रिजर्व किया जा सके। Definitely the most important aspect of data localization is the having control over our own data, यानी जो डेटा हमने जनरेट किया है वो उससे दूसरी कंट्रीज क्यों कमाएं और उसको क्यों गलत तरीके से यूज करें, जबकि हम खुद कैपेबल हैं उस डेटा को संभालने के। डेफिनेटली इंफॉर्मेशन पास्ट में देखा गया है कि कुछ तो टेररिज्म एक्टिविटीज भी हुई है इस डेटा लोकलाइजेशन की वजह से, कोलोनाइजेशन की वजह से। तो हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन लीक ना हो, आइडेंटिटी थेफ्ट ना हो, सिक्योरिटी के इश्यूज ना जनरेट हो और प्राइवेसी के इश्यूज ना जनरेट हो। इट ऑल्सो हेल्प द कंट्री डेवलप देयर ओन स्टार्टअप, इवॉल्व लॉकली एंड ऑल्सो थ्राइव इन देयर ओन लैंग्वेज। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए अगर आपको कहीं पे एक रेस्टोरेंट खोलना है, वहीं पे एक मैकडी आता है, मैकडॉनल्ड्स, उसको अपना एक रेस्टोरेंट खोलना है इंडिया के किसी कॉर्नर में या फिर किसी भी सेंटर में, तो उसको जनरली, उदाहरण के तौर पे जनरली ऐसी कंपनीज को मार्केट सर्वे कराना पड़ता है और 1-1.5 साल तक उसको एक कंपनी हायर करके वो मार्केट सर्वे कंपनी एक सर्वे करती है 1-1.5 साल तक। उसके बाद ये आइडेंटिफाई करती है कि कौन सी लोकेशन बेस्ट है जहां पे आप मैकडॉनल्ड्स को बना सकते हैं, अपनी एक नई ब्रांच खोल सकते हैं। वहीं पे आज मैकडॉनल्ड को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली गूगल के पास जा सकता है और गूगल से एक डेटा कलेक्ट कर सकता है। गूगल उसको एक डेटा प्रोवाइड कर सकता है कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मैकडॉनल्ड के सर्च कहां पे हुए हैं। अगर वहीं पे अगर आप खोलेंगे, डेफिनेटली आपको बने बनाए कस्टमर्स आपको मिल जाते हैं। इसी तरीके से आज डेटा को यूटिलाइज किया जा रहा है, जिसके लिए गूगल एक बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट एक चार्ज कर सकता है मैकडॉनल्ड जैसी कंपनी के साथ। ऐसे ही कहीं पे अगर हॉस्पिटल खोलना है, हमें कहीं पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलने हैं, कहीं पे रिसर्च सेंटर्स खोलने हैं, कहीं पे कोई मेडिसिन डेवलप करनी है, तो ये सारे डेटा कलेक्ट किए जा सकते हैं। हमारे जो गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स है, सर्च इंजन्स है, ब्रिटानिका है, ये सभी इंजन जो है ये इस तरह के डेटा प्रोवाइड करती हैं और ये बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करती हैं। आप सोचिए अगर यही डेटा इंडिया की किसी कंपनी के पास होता या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी सब्सिडरी कंपनी के पास होता, तो वही डेटा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेच रही होती और फॉरेन कंपनीज को ना हम मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंस देते हुए इंडियन कंपनी को अगर वो डेटा देते। उदाहरण के तौर पे अगर इंडिया का कोई बड़ा ब्रांड जैसे हल्दीराम या फिर बीकानेर अगर इसी डेटा की डिमांड करता है और वहीं पे मैकडॉनल्ड इसी डेटा की डिमांड करता है, तो हमारी प्रेफरेंस में सबसे पहले जो इंडियन कंपनीज होंगी वही रहेंगी। इंडिया के अंदर फूड का प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो फास्ट फूड का जो कल्चर हमारे इंडिया में है वो धीरे धीरे खत्म होगा या फिर कम हो जाएगा। डेफिनेटली इंडिया में जो हमारे कंपनीज हैं उसको प्रमोशन होगा, उसका प्रमोशन होगा, उसका बिजनेस डेवलप होगा और इंडिया की इकोनॉमी बनेगी। क्योंकि डबल टैक्सेशन सिस्टम में जब कोई कंपनी बाहर इंडिया में आती है तो डेफिनेटली हमारे इंडिया में भी उसको टैक्स देना पड़ता है और जहां से वो आई है उस कंट्री में भी उसको टैक्स देना पड़ता है, जिसकी वजह से वो ओवरऑल प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ा देती है।
बट अगर किसी कंपनी को सिर्फ सिंगल टैक्स देना पड़ेगा अपनी कंपनी में, डेफिनेटली ओवरऑल जो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी कम रहेगा, इन्फ्लेशन होने के चांसेस भी इस केस में कम हो जाते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है हमारी डेटा लोकलाइजेशन को लेके। हम इस डेटा को वापस लाना चाहते हैं इंडिया के अंदर में। डेटा कोलोनाइजेशन की बात करें तो जैसा मैंने बताया अभी आपको, गूगल, फेसबुक, ये जो यूएसए, चाइना जैसी कंट्रीज हैं, ये अपनी कंपनीज के थ्रू अब सारा जो डेटा है इंडिया में जो डिजिटली जनरेट होता है उसको कलेक्ट करती हैं और अपने अकॉर्डिंगली उसको बेच देती हैं प्राइवेट कंपनीज को, और वो उसके अकॉर्डिंगली मार्केट को सेटअप करते हैं इंडिया के अंदर। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, डेफिनेटली आर्टिकल 21 यानी जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंदर में एक डेटा जो प्रिवेसी है या फिर किसी भी टाइप की प्रिवेसी देने का वादा करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय यूजिंग दिस आर्टिकल। अब उसके केस में अगर हमारा डेटा जो जनरेट हुआ किसी दूसरी कंट्री के पास अगर वो पहुंचता है तो प्रिवेसी उसके अंदर में नहीं रहती। डेफिनेटली हम अपने आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी और जो जियोपार्डी होती है हमारे कंट्रीज के सिक्योरिटी को लेके, डेफिनेटली वो जियोपार्डी भी इंडिया के अंदर में नहीं होगी या फिर बहुत ही कम होगी। पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, डेफिनेटली जो पॉलिटिकल पावर्स होती है कई बार इस डेटा को गलत तरीके से भी यूज करती है। डेफिनेटली अगर वो इंडिया के अंदर में रहेगी तो हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगी। कैम्ब्रिज एनालिटिक जो हुआ 2016 में, इन्होंने अपने जो इलेक्शन में इसी तरीके से किया गया था। बोला जाता है कि और कहा जाता है कि 2016 इलेक्शन के अंदर में बहुत ज्यादा डिजिटल जो डेटा को यूज किया गया मैनिपुलेट करने के लिए, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए उसको गलत तरीके से यूज किया गया। इंडिया के अंदर भी इस तरीके से कई बार यूज किया गया है। तो डेफिनेटली ये धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। बाहर की कंपनीज का, बाहर के पॉलिटिकल पावर्स का इन्फ्लुएंस इंडिया में कंपैरेटिवली कम होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली डेवलप होगी क्योंकि जब हम डेटा को इंडिया में स्टोर करेंगे, उदाहरण के तौर पे अमेज़न जो कंपनी है वो खुद डेटा कभी भी स्टोर नहीं करती है, उसके अंडर में कई हजार छोटी कंपनीज हैं जो उसके डेटा को एक्सेस करती हैं कंट्रीज के अकॉर्डिंगली। सपोज कीजिए कि आप इंडिया से कुछ चीज अगर मार्केट या फिर शॉपिंग करते हैं तो इंडिया और कुछ कंट्रीज का डेटा एक पर्टिकुलर कंपनी के पास जाएगा जो कि अमेज़न के अंडर में होगी। वहीं पे बांग्लादेश का डेटा है वो दूसरी कंपनी के पास जाएगा, वहीं पे यूएस का या फिर दूसरी कंट्री का डेटा किसी तीसरी कंपनी के पास जाएगा। और इस तरीके से जो बहुत हजारों कंपनीज हायर करनी पड़ती हैं अमेज़न को, सेम वही कंपनीज इंडिया में डेवलप होंगी तो इंडिया की जो इकोनॉमी है, सर्विस सेक्टर की इकोनॉमी स्पेशली, वो भी बढ़ेगी। प्लस में अगर हमारी बात करें तो डेटा की प्रिवेसी है वो भी अफेक्ट नहीं होगी। सर्विस डिलीवरी कंपैरेटिवली बेटर हो जाएगी। इंडियंस को ज्यादा प्रमोशन मिलेगी। मेक इन इंडिया प्रोग्राम हमारा बूस्टअप होता है। लॉ एनफोर्समेंट हमारा बहुत ही प्रॉपरली हो पाएगा क्योंकि हमारे जब सब कुछ इंडिया में ही होगा तो हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी जो पार्लियामेंट है, लॉ बना सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको एक तरीके से हैंडल कर सकती है, जो हमारी हाई कोर्ट्स है उसको क्लियरली हैंडल कर सकती है क्योंकि वो अब इंडिया के आर्टिकल्स के, इंडिया के एक्ट के अकॉर्डिंगली चलेगा। डेफिनेटली इट रिड्यूस द रिलायंस ऑन द फॉरेन कंपनीज और फॉरेन कॉर्पोरेशंस, उनका जो इंपैक्ट है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। गवर्नमेंट के स्टेप्स अगर हम देखें टू प्रमोट द डेटा सॉवरेनिटी, तो डेटा सॉवरेनिटी को यानी एक तरीके से बचाने के लिए आरबीआई ने क्लियरली बोल दिया है कि जितनी भी पेमेंट कंपनीज हैं इंडिया के अंदर में, चाहे वो डिजिटल कंपनीज हैं, चाहे वो पेमेंट बैंक्स हैं, चाहे वो एनईएफटी करवा रही हैं, चाहे वो किसी और तरह का ट्रांजैक्शंस करा रही हैं, वो अपने डेटा को किसी बाहर की कंट्री को नहीं बेच सकती, किसी बाहर की कंपनीज को नहीं बेच सकती। आरबीआई के क्लियर कट रूल्स रेगुलेशंस के अंदर में आता है। This covered not only the card payment but the Visa और Mastercard but also the companies such as the Paytm पे यूज होने वाले, WhatsApp पे यूज होने वाले और Google पेमेंट होने वाले, Paytm से पेमेंट होने वाले, यानी जितने भी Paytm बैंक्स होते हैं, ये सारे के सारे जो बैंक्स हैं इनको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे जो कि ड्राफ्ट किए थे आरबीआई ने कुछ टाइम पहले। बात करें फर्दर, अगर तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें हमारे जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा बाहर की कंपनीज से। प्लस में इंडिया में ही अगर कोई गलत तरीके से यूज कर रहा है तो उसके ऊपर भी एक तरीके से लगाम लगाई जाएगी। ऑन द लाइन्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, यानी जीडीपीआर जो है यूरोपियन यूनियन का, उसके बेसिस पे बिल्कुल वैसे ही हमने फ्रेम किया है, अपने ड्राफ्ट किए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि स्पेशली डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर होंगे। यानी डेटा प्रोटेक्शन, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कोई कंपनी में, स्पेशली फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कई साल लगा के कोई वैक्सीन के ऊपर रिसर्च किया,
बाय चांस वो लास्ट में कुछ डेवलप नहीं कर पाती, लेकिन उसकी 18-19 साल की जो रिसर्च है उस रिसर्च को वो प्रोटेक्ट करवा सकती है। और अगर कोई दूसरी कंपनी उस डेटा को यानी जीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहती कोई रिसर्च, तो वो पहली वाली कंपनी की रिसर्च को खरीद सकती है। और वहां पे ये भी कई हजारों करोड़ का डेटा होता है। ये कंपनीज जो है अपनी जो 18-19 साल 20-25 साल की जो मेहनत है उसके लिए भी उसको एक प्रोटेक्शन मिलेगी, वो दूसरी कंपनीज को वो डेटा बेच सकती हैं। ये ऐसे बहुत सारे डेटा जनरेट होता है हमारे हर दिन। अगर हम डेटा के अकॉर्डिंगली देखें तो 100 ट्रिलियन जो है हमारा लगभग जीबी डेटा, इतना डेटा हमारे कुछ ही हफ्तों में जनरेट हो जाता है इंडिया के अंदर में। उसको अगर अच्छी जगह पे लगाया जाए तो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो सकता है। इट रिक्वायर ऑल सेंसिटिव एंड क्रिटिकल डेटा टू बी स्टोर्ड इन इंडिया, विद इन इंडिया स्टोर होना चाहिए, बाउंड्री इंडिया के अंदर में होनी चाहिए, कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। प्लस में प्राइवेट प्लेयर भी अगर इसके अंदर में आते हैं तो उनके ऊपर भी गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होगा। Further, it required that a digital company must obtain explicit permission from a user before collecting their personal data. अगर आप आज कोई सोशल मीडिया साइट कोई भी करते हैं और किसी भी चीज को अगर हम यूज कर रहे हैं, स्पेशली जो सोशल मीडियाज हैं, तो वो जो डेटा है वो उदाहरण के तौर पे बोला जाता है कि वो एनक्रिप्टेड है, उसको कोई पर्सनली उसको यूज नहीं कर सकता। लेकिन पास्ट में हमने ये भी देखा है कि कुछ कंपनीज ने इसको गलत तरीके से यूज भी किया है। बट अब ये नहीं हो पाएगा अगर ये डेटा हमारे इंडिया के अंदर ही रहेगा। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है, गाइडलाइंस फॉर द कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ इंडिविजुअल विद इन द यूरोपियन यूनियन, इसी के बेसिस पे हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है जो कि कुछ टाइम में पास हो जाएगा। और फिर उसके बाद में हमारे इंडिया के अंदर में कुछ लाख जॉब्स भी जनरेट होंगी और डेफिनेटली जो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी और हमारा जो सिक्योरिटीज जो पर्सनल डेटा है वो भी इंडिया के अंदर ही रहेगा। फर्दर अगर हम बात करें तो ओसाका ट्रैक जो है इंडिया ने वो साइन नहीं किया है। एक अच्छा एग्जांपल इंडिया ने सेट किया है कि हम अपने जो सिटीजन्स हैं उसके डेटा को लीक नहीं होने देंगे। ओसाका ट्रैक के अंदर में जनरली एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो के बारे में परमिशन दी गई है कि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री का डेटा यूज कर सकता है। लेकिन ओसाका ये जो फ्रेमवर्क है ये हमने साइन नहीं किया। ये क्लियरली शो करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटेंशन नहीं है कि हमारे जो पर्सनल डेटा हैं वो कोई और कंट्री किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत वो ले ले। डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा स्टेप इंडिया ने उठाया है। 2015 में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लेकर आई थी इंडियन गवर्नमेंट, जिसमें जो हमारे रूरल इंडिया है उसको अर्बन इंडिया से कनेक्ट किया जा रहा है, जिसमें हमारी जो 2,31,000 के आसपास जो हमारी पंचायत हैं जो कि इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, हमारे जो 5,81,00,000 विलेजेस हैं इंडिया के अंदर में, उनको कनेक्ट किया जाएगा अर्बन एरिया के साथ ताकि वो भी एक स्लैब में आ सके, ताकि वहां से भी टैक्स कलेक्ट हो सके और वो अपने सर्वाइवल के लिए भी ज्यादा से ज्यादा मनी कलेक्ट कर सके, कमा सके। So it actually moved forward to the cornerstone of the India's socio-economic future, where the government leverages the Indian citizens' data for the benefit of the people themselves and not solely for the profit making, यानी अपने लिए डेटा को वो स्टोर भी कर सके। यहाँ पे हमारे पूरे 9 पिलर्स हैं हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर में। पहला है हमारा ब्रॉडबैंड हाईवेज। ब्रॉडबैंड हाईवे का मतलब है सुपर फास्ट स्पीड से इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। जितनी भी हमारी इंडिया के अंदर में पंचायत हैं, लगभग 2.5 और इसके आसपास जो भी हमारे पंचायत हैं, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम लाया जाएगा, यानी हॉटस्पॉट्स बनाए जाएंगे कुछ एरिया में, जिस एरिया में आप स्विच कर सकते हैं और फ्री में इंटरनेट यूज कर सकते हैं फास्ट स्पीड का। इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, यानी जिस तरीके से कभी कभी आपने सुना होगा कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया सर्ट इन से कई बार हमें मैसेज आते हैं, जो इंडियन आईसीएमआर है वहां से कई बार हमारे पास मैसेज आते हैं, WHO की तरफ से कई बार मैसेज आते हैं। ये सारे जो मैसेजेस होते हैं ये एक तरीके से आपका एक राइट टू इंफॉर्मेशन है कि अगर इंडिया में कोई भी किसी भी तरह का कोई वायरस अगर फैल रहा है, कोई इन्फ्लुएंजा फैल रहा है, कोई बैक्टीरियल डिजीज फैल रही है, तो गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता है कि हर सिटीजन को उसके बारे में बताए, जिसके लिए वो टाइम टू टाइम पे मैसेज भी भेजती रहती हैं। जैसे कि कई बार पोलियो का जब प्रोग्राम होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं कि आप अपने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की यहां पे पिला सकते हैं। इसी को पूरा डिजिटलाइज कर दिया गया है इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन के अंदर में। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम के अंदर में हमने जो
हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उसमें सिटीजन चार्टर्स को लेकर आई गवर्नमेंट, हमारे जो डिजिटल पेमेंट्स लेकर आई हैं, और प्लस में बायोमेट्रिक अटेंडेंस, ताकि जो एम्प्लॉयज हैं वो अपना टाइम जो काम है टाइम पे करें, प्रॉपरली करें, और उनका जो डेटाबेस है वो भी कलेक्ट होता रहे। यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन, यानी आज अगर हम देखते हैं तो पूरे रूरल इंडिया में सिर्फ 6% इंडियंस के पास में, 6% रूरल इंडिया के अंदर में डिजिटल एक्सेस है, मोबाइल फोन से, कंप्यूटर है। अभी भी 94% रूरल इंडिया के पास कोई भी डिजिटल मीडिया नहीं है जिसको वो ठीक से यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली हमें अपनी रीच को बढ़ाना पड़ेगा अंडर द यूनिवर्सल एक्सेस टू द फोन। आईटी फॉर द जॉब, इंडिया में देखा जाता है कि हर 10 में से जो 8 इंजीनियर हैं उनके पास जॉब नहीं है। यानी अगर हर साल अगर 100 इंजीनियर्स निकल के आते हैं तो उसमें से 80 के पास इमीडिएट जॉब नहीं होती, सिर्फ 20 को ही जॉब मिल पाती है। बिल्कुल ऐसा ही एमबीए के साथ है, 12%, यानी सिर्फ 12% एमबीए होल्डर्स को जॉब मिल पा रही है। 88% एमबीए होल्डर्स को जॉब नहीं मिल पा रही है इमीडिएट नेक्स्ट ईयर के अंदर में। डेफिनेटली उनको खासा टाइम लग जाता है जॉब सर्च करने में। और यहां पे जो हमारे स्पेशली जो आईटी सेक्टर के इंजीनियर्स हैं उनको टीचिंग करने के लिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एक जॉब मिलेगा, यानी वो रूरल इंडिया के अंदर में टीचिंग कर सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक जॉब ऑफर होगा कुछ टाइम में। ई क्रांति, यानी हर जगह इलेक्ट्रॉनिक की क्रांति आएगी, ई रेवोल्यूशन आएगा। यानी जैसे उदाहरण के तौर पे ई जेल, ई आपका फार्मर, ई हॉस्पिटल। ई जेल का मतलब है कि जेल में जितने भी प्रिजनर्स होते हैं उन सबका डेटा हर जगह अवेलेबल रहेगा। ई फार्मर मतलब है हर फार्मर का डेटा पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगा। जब भी उसको लोन लेना है एमएसपी मार्केट से कहीं पे उससे लिंक करना है, नैम के थ्रू मार्केट से लिंक करना है, तो वो डायरेक्टली उससे लिंक कर सकता है ई क्रांति के थ्रू। ई गवर्नेंस, डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो रोल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं लेकिन गवर्नमेंट ने उसको अलाउ ही नहीं किया है, मान लीजिए पेटीएम जो है वो हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल है लेकिन गवर्नमेंट ने पेटीएम को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, तो डेफिनेटली हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो ई गवर्नेंस का सबसे बड़ा रोल है, यानी गवर्नमेंट अपर साइड से यानी टॉप टू बॉटम अप्रोच रखे और अपनी तरफ से अप्रूवल देती चली जाए इस तरह की जो हमारी जो डिजिटल मीडिया प्रोग्राम्स हैं और डिजिटल जो क्रांति है उसको इंप्रूव करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक, यानी इंडिया का टारगेट है कि कुछ टाइम बाद हम पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक का जितना भी सेटअप है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, वो इंडिया में ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर में बनाएंगे। हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। ये 9 पिलर्स है हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर में, जो कि 2015 में लेकर आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात करते हैं क्या क्या चैलेंजेस है हमारे सामने। सबसे बड़ा चैलेंजेस हमारे पास आता है मेंटेनिंग मल्टीपल लोकल डेटा सेंटर्स में साइन टू सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली जब बहुत बड़ा डेटा इंडिया में आएगा तो उससे रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज भी आएंगी। इतना बड़ा सेटअप उसको कंट्रोल करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया फॉर इनसफिशिएंट है। मैनेजमेंट एक थोड़ा बहुत कमी है जिसको हमें थोड़ा इंप्रूव करना होगा बाय द टाइम वी रीच दिस आल्सो। एंड स्प्लिंटर फ्रैक्चर इंटरनेट वेयर द डोमिनो इफेक्ट ऑफ द प्रोटेक्शन पॉलिसी कैन लीड टू द अदर कंपनीज फॉलो सूट। डेफिनेटली एक तरीके से जो स्प्लिंटर नेट की जो प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर में, दूसरी कंट्रीज जो एक तरीके से जो इन्फ्लुएंस कर पा रही है, वो जो है उसका जो डोमिनो इफेक्ट है वो बढ़ता चला जाता है। हमें उसको भी थोड़ा कम करने की जरूरत है। इवन इफ द डेटा इज स्टोर्ड इन द कंट्री, द एन्क्रिप्शन कीज may still remain out of the reach of the national agencies। यानी अगर हम डिजिटल करेंसी या डिजिटल कोई भी डिजिटलाइजेशन करते हैं इंडिया के अंदर में, डेटा लोकलाइजेशन करते हैं, तो जो हमारा पब्लिक और प्राइवेट की को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसका जो हम एक तरीके से कंट्रोल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देंगे या फिर ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम किया जाएगा, वो हमें अभी सोचने की जरूरत है। Forced data localization can create inefficient for both businesses and the consumer. It can also increase the cost and reduce the availability of the data dependency services. Definitely ये जो data localization है forced नहीं होना चाहिए। जब तक हम self reliant ना हो जाएं ये चीजें forceable नहीं होनी चाहिए। यानी flexibility initially हमें देनी पड़ेगी ताकि कंपनीज और यूजर डिसाइड कर सके कि उनको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। धीरे धीरे जब इंडिया सेल्फ रिलायंट हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, कंट्रोल सिस्टम बन जाए, लॉ एंड ऑर्डर्स आ जाए, पॉलिसीज बन जाए,
तब उसके बाद हम धीरे धीरे करके जो कंट्रोल है उसको ला सकते हैं, स्पेशली डिजिटल जो इंडिया है उसके अंदर में। बात करें डेटा लोकलाइजेशन की, फर्दर इन इंडिया रिप्रेजेंट द क्रूशियल स्टेप टुवर्ड सेफ गार्डिंग द नेशनल इंटरेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया, एनहांसिंग प्रिवेसी हमारे इंडिया के अंदर में अभी अगर देखा जाए तो फॉरेन कंपनीज की वजह से बहुत ज्यादा कम हो गई है, जहां पे किसी की भी वीडियो को एडिट कर दिया जाता है, किसी के भी डेटा को चुरा लिया जाता है। कुछ टाइम पहले हमने बैंक्स में भी ऐसा देखा कि बैंक्स का जो डेटा था, बहुत सारा डेटा जो इंश्योरेंस कंपनीज के पास पहुंच गया था, और वो किस तरीके से पहुंचता है, वो सब जो मेथड्स होते हैं वो सब फेल हो सकते हैं अगर हम इसको ठीक से कंट्रोल करें तो। बोल्स्टरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि हमारे एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होगा अगर हम इस सबको इंडिया में ले आते हैं। फॉस्टरिंग सिक्योर एनवायरमेंट, बिजनेस सिटीजन्स के राइट जो है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंश्योर एफिशिएंट लॉ एनफोर्समेंट हो सकता है। बाय एड्रेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इशू जो इंडिया में है, हम क्या कर सकते हैं, प्रमोशन कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट को पीपीपी मोड में कोई प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं जहां पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों साथ मिलके स्टेक होल्डर बन के इसको अचीव करने की कोशिश करेंगी। अल्टीमेटली अ बैलेंस अप्रोच दैट कंसीडर बोथ सिक्योरिटी एंड इनोवेशन विल इनेबल इंडिया टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटी द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमिक इफेक्टिवली। डेफिनेटली हमें बैलेंस अप्रोच की अपनानी पड़ेगी, यानी पूरा हम पब्लिक भी नहीं कर सकते, पूरा प्राइवेट भी नहीं कर सकते। एक बैलेंस अप्रोच के साथ हमें इस डेटा को वापस लाना होगा इंडिया के अंदर में, और फ्यूचर में जनरेट होने वाले डेटा इंडिया के अंदर ही रहना चाहिए ताकि हमारा ये जो सिस्टम है हमारा वो लीक ना हो पाए, सिक्योरिटीज को हम ठीक से डेवलप कर पाए, और जो हमारी जो नेशनल इंटीग्रिटी है वो भी मेंटेन हो पाए। इस तरह की वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।